2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है? लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं? प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है? ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलिका नैन है। यूपी पीएससी की साल 2021 की परीक्षा में मुझे 10वां रैंक प्राप्त हुआ है। मैं डीकेटी के माध्यम के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू आज आपसे अपनी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ऑप्शनल के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मैं दोनों ही पेपर्स को इंडिविजुअली आपके साथ स्ट्रैटेजी उनके साथ अपनी शेयर करूंगी। पेपर 1 में मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, पेपर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो पोर्शन है वो मेजरली पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। वेस्टर्न थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके लिए मैंने शुभ्रा रंजन मैम के जो नोट्स थे, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, मैंने उनको पढ़ा था। उनकी मल्टीपल बार उनको मैंने पढ़ा था और बहुत बार पढ़ने के बाद मैंने उनके अपने नोट्स, खुद के अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। एंड आई वुड रेफ़र कि आप ऐसा नहीं हो कि आप पहली बार उन किसी भी नोट्स को पढ़ें, उन नोट्स को पढ़ें और डायरेक्टली आप उनसे अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें। आप उनको 2-3 बार पढ़ें। जब आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जब आप उनको समझ सकें उस पर्टिकुलर टॉपिक को, तब आप उसके ऊपर अपने नोट्स बनाएं। तो मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने पहले उन्हें अच्छे से मल्टीपल बार पढ़ा और फिर अपने उनसे खुद के नोट्स बनाए। एंड आई थिंक वो काफ़ी सफिशेंट हैं पेपर 1 के पार्ट ए को डील करने के लिए। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को डील करने के लिए वो बहुत सफिशेंट है। पॉलिटिकल थ्योरी एक पोर्शन है जिसमें लिबरलिज्म और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे लिबरलिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए मैंने साथ में ओपी गौबा की जो बुक थी पॉलिटिकल थ्योरी की, वो भी रेफ़र करी थी। बट मैंने उसकी बहुत सिलेक्टिव पढ़ाई करी थी। उसको बहुत जो कुछ चैप्टर्स थे सिर्फ उन्हीं को ही मैंने रेफ़र किया था और उसी तरीके से बाद में उनसे भी अपने नोट्स बनाए थे। मैंने एक और चीज़ करी थी कि जैसे जो सिलेबस के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इक्वालिटी से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, अपने खुद के मॉडल आंसर्स मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी थी कि इंट्रोडक्शन हो जिसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हो, कंक्लूजन हो और जिसमें मैं उनको अलग अलग थिंकर्स के साथ भी क्या कर सकूं, अलाइन कर सकूं, कंपेयर कर सकूं, उन सबको उस टॉपिक में इंक्लूड किया था और एक फाइनल मॉडल आंसर प्रिपेयर किया था हर एक टॉपिक के ऊपर, जिसको मैंने मल्टीपल रिविजन्स दिए थे एग्ज़ाम से पहले। दूसरा पार्ट है जो पेपर 1 का पार्ट बी पोर्शन है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला थोड़ा पोर्शन हिस्ट्री का आता है जो एक माइनर पोर्शन है, उसमें थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो दूसरा जो मेजर पोर्शन है वो पॉलिटी का पोर्शन है। उनके लिए भी अगेन मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स रेफ़र करे थे एंड आई थिंक वो टोटली कंप्लीट हैं इस चीज़ के लिए। आप उनको फुल्ली अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आप उन्हीं को फॉलो कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि लिमिटेड है, क्रिस्प हैं, कंसाइज हैं और अप टू द एग्ज़ाम की नीड को वो क्वालिफाई करते हैं एंड वहाँ से आपका ये वाला पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस का है। ये जो एरिया है पर्टिकुलरली इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो एक वाइड एरिया है, क्योंकि डे टू डे हैपनिंग कुछ ना कुछ रोज़ होती ही रहती है, करंट इवेंट्स में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर फॉलो करा था। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी। उसमें जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स आते थे रिलेटेड टू करंट इवेंट्स, मैं उनको पढ़ा करती थी, क्योंकि उससे एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है कि किस तरीके से इंडिया अपने रिलेशनशिप्स, अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बारे में मैं पढ़ती थी। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अगर कोई इम्पॉर्टेंट की नोट है, कोई इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, तो उसको मैं मेंशन भी करती थी। मैंने आईआर के लिए हर एक
रिलेशन थे जो इंडिया के कंट्री के साथ, जैसे बायलेटरल रिलेशंस है, इंडिया चाइना, इंडिया जापान हुआ, इंडिया बांग्लादेश, उन सब के ऊपर अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे कि किन किन एरियाज़ के अंदर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, इंडिया ने कौन से न्यू इनिशिएटिव्स लिए हैं। आप एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच की किस तरीके से वो रिश्ते और बेहतर हो सकते हैं, किस तरीके से उन्हें और सुधारा जा सकता है, एक अप्रोप्रिएट सूटेबल वे फॉरवर्ड भी उनमें मैं प्रिपेयर कर रखा था मैंने अपने मॉडल आंसर्स में। उसके अलावा आईआर में सिलेबस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है, जैसे कि सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया, उनके ऊपर भी मैंने अपने नोट्स पढ़े, उन पे मैंने लिबरली यूज़ करा, इंटरनेट का लिबरल यूज़ करा, सर्च करा, कई सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे उनके आर्टिकल्स जो थे वो रेफ़र करे, कई सारी बुक्स होती थी, जैसे कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लिखी हुई हैं, इम्पॉर्टेंट थिंकर की। टू कोट अ फ्यू, हर्षवी पंत है और राजमंडल है, इनके जो आर्टिकल्स आते थे, इन सब को मैं, इनकी बुक्स को एक बार मैंने पढ़ा और इनको अपने आंसर्स में कोट किया था। उससे क्या होगा, आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा रिच होंगे, कंटेंट इन्हांस होगी और आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। इस तरीके से मैंने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करी थी, सारे डायमेंशंस दिखाने की कोशिश मैं करती थी अपने आईआर के आंसर्स में। सपोज यूनाइटेड नेशंस का क्वेश्चन है तो उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया किस तरीके से कर रहा है एज अ डेवलपिंग नेशन, इंडिया के आगे क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से वो यूनाइटेड नेशन का फोरम का यूज़ कर सकता है अपने और बाकी अदर डेवलपिंग नेशंस के फ़ायदे के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के लिए। तो उसमें इस तरीके से अपने आंसर्स प्रिपेयर कर रहे थे। इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़रूरी ये है कि आप जो डे टू डे इवेंट्स हैं उससे अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि स्पेशली एग्ज़ाम से प्रायर अगर आप देखेंगे तो विद इन ईयर का अगर आप स्पैन लेंगे तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट कमिटीज़, कौन से इम्पॉर्टेंट फोरम्स का इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, G20 है, कहाँ इंडिया गया है, किस का फोरम की किस फोरम का इंडिया अभी प्रेसिडेंसी हेल्ड कर रहा है, कौन सा फोरम का मीटिंग इंडिया में होनी है, उन सब चीज़ों को आप अपने आप अपडेट रखेंगे और उसी को ही आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसी को ही अपने आंसर्स की तरह इसी को ही अपने आंसर में यूज़ करें। अब ये सब स्टडी का पोर्शन था, ये सब सारी रिसोर्सेज थी जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने फॉलो करी है। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट की एस्पेक्ट है वो है आपकी आंसर राइटिंग का। ऑप्शनल में आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़रूरी ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको पेपर में आर्टिकुलेट प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी पॉलिटिकल साइंस की और मैंने बहुत टेस्ट दिए थे ताकि मैं यूज़ टू हो जाऊँ अपने आंसर्स को लिखने में। इनिशियली मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी अपने आंसर्स को टाइम फ्रेम करने में और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में लाने में, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्वालिटी के लिए जाते हैं। यू थिंक कि आप आपकी जो ऑप्शनल के आंसर्स हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हों। तो सिचुएशन में इनिशियली मेरे साथ इनिशियली मुझे प्रॉब्लम थी कि मैं टाइम फ्रेम में नहीं ला पा रही थी, बट जैसे जैसे आई इन्हांस्ड माई आंसर राइटिंग तो वो टाइम में भी आ गया और क्वालिटी भी आई स्टार्टेड गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ आंसर्स एट द एंड पॉइंट। तो इस तरीके से मेरी आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस मैंने करा। और ऑप्शनल के लिए तो ज़रूरी ये है कि आप घर पे भी अपने आंसर्स प्रैक्टिस करते रहें। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ भी रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप कोई आंसर पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस टॉपिक को पढ़ते वक्त भी आप देखें कि आप उससे कौन सी चीज़ें ग्रास्प कर सकते हैं जो आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं। आप देखें कि इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उनकी कहाँ उनके ट्रैवल्स हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस देश के साथ कैसे संबंध बेहतर बन रहे हैं, आप उन चीज़ों को भी अपना ध्यान रखें और उन्हें भी अपने आंसर्स में कोट करते चलें। और मैंने एक चीज़ और जो करी थी, जो मैं बताना भूल गई थी GS पेपर 1 के में, कि जो स्टैटिक टॉपिक जो होते थे जब मैं अपना आंसर लिखती थी, जैसे सपोज़ इक्वालिटी का एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि इक्वालिटी का कोई क्वेश्चन होता था तो मैंने पूरा आंसर लिखा, अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी, और जब कंक्लूजन लिखने लगी तो उस कंक्लूजन में मैं इंडिया में यूज़ करती थी कि इंडिया में इक्वालिटी कहाँ है। उसको मैं अब इंडिया में रेफ़र करवाने की कोशिश करती थी कि जो मेरा कंक्लूजन वो इंडिया कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ज़रूर दिखाए कि आज के टाइम में वो कहाँ है। जस्टिस अगर मैं दिखाऊं तो मैं दिखाऊं कि जस्टिस का पोर्शन इंडिया के प्रीएम्बल में भी है हमारे। तो इस तरीके से अगर आप स्टैटिक पोर्शन का भी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस कंक्लूजन में अगर दिखाएंगे तो वो भी एक आपका आउटलुक दिखाएगा कि आप कितने बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करते हैं। तो बात यही है कि आप अपने आंसर्स को, पॉलिटिकल साइंस पर्टिकुलरली अगर आप फॉलो करेंगे
PSIR को अगर अपना ऑप्शनल बनाएंगे तो ज़रूरी ये है कि आप स्टैटिक, जैसे मैंने आपको बताया शुभ्रा रंजन मैम की नोट्स, साथ साथ आप अपना डेली न्यूज़पेपर जो आता है, कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपके पास अवेलेबल हो, उसको आप रेगुलरली फॉलो करके अपने नोट्स को करंट अफेयर से अलाइन करते जाएं और उससे ही आपके आंसर्स इनरिच हो पाएंगे। और आंसर राइटिंग तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हुए चलें। और मैंने एक चीज़ और करी थी, मैंने PSIR के आंसर्स के लिए, क्योंकि मैं UPSC की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कुछ टॉपर्स के आंसर्स जो अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनको भी देखने की कोशिश करी थी ताकि मुझे पता चल सके कि अच्छा क्वालिटी आंसर्स कैसा हो सकता है। वो भी आपको हेल्प करेगा। इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हैं, आप भी उनको थ्रू जाके देख सकते हैं कि किस किस तरीके से आंसर्स उन्होंने लिखे हैं और आप अपने आंसर्स को उनसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं या उनसे कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो अपने आंसर में इनबाइब कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना ऑप्शनल करेंगे और आपको ज़रूरी ये है कि आप अपने ऑप्शनल में ट्रस्ट रखें, क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ एक मोस्ट प्रॉब्ली 2-2.5 साल तक आपके साथ रहने वाला है। आपको लॉन्ग टर्म तक उसे पढ़ना पड़ेगा। तो इट हैज़ टू बी वन जिससे आप कनेक्ट महसूस करते हो, जिसको आप टाइम दे सकते हो, जिसको आप फाइंड करते हो कि वो इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा ऑप्शनल चूज़ करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो, जो आप लगता हो जिसे आप सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको और मदद करेगा उस ऑप्शन को ज़्यादा अच्छे से समझने में, एक ज़्यादा बेटर आंसर लिखने में। एंड आई विश कि आप लोग भी अपने गोल की तरफ अच्छी से जाएं और अच्छी तरीके से अपने आंसर्स को एनरिच करें और अपने गोल को अचीव करें। थैंक यू।